हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज यार हम एरेज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एरेज क्या होते हैं, उन्हें यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो आज एरेज के बारे में पूरा जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है एरेज इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है एरेज इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो यार डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस तरीके से आप जो है डेटा को स्टोर कर रहे हो मेमोरी में। ठीक है, किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हो। अब डेटा को स्टोर करने के काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं, तो हम सभी फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन जो एरेज होते हैं वो भी उनमें से एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, एरेज भी एक फॉर्मेट होता है जिसकी हेल्प से आप डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हो। ठीक है, तो एरेज एक डेटा फॉर्मेट हो गया, बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से आप मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हो। दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो अभी हमने वेरिएबल्स देखे थे कि वेरिएबल्स कैसे एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो एक वेरिएबल के अंदर सपोज एक एज नाम का वेरिएबल है, इंट एज। ठीक है, इंट एज इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब क्या है कि एज नाम की वेरिएबल में आप सिर्फ 10 एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है, आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स बना लो। ठीक है, लेकिन उनको फिर यार उनको यूटिलाइज करना ठीक से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उनको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाएं। सपोज हम चाहते हैं कि एक क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सबका जो नाम है वो आप स्टोर कर लो। ठीक है, अब वो जो नाम है आप सपोज ऐसा भी कर सकते हो कि स्टूडेंट 1 वेरिएबल बना लिया, स्टूडेंट 2 वेरिएबल बना लिया, स्टूडेंट 3 अप टू स्टूडेंट n वेरिएबल बना लिए। इसमें आपने n वेरिएबल बना लिया और हर एक के अंदर आपने स्टूडेंट का नाम स्टोर कर लिया। ठीक है, बट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, वो इफिशियंट वे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप अगर आपको एक्सेस करना है स्टूडेंट्स को ईजिली, तो आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको मेंटेन करने पड़ेंगे सारे के सारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो एरेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, काफ़ी सारी वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ होंगी ना वो हमेशा एक टाइप की होंगी। या तो आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो एक बार में, या फिर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। बेसिकली कोई भी डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो एरेज के अंदर। ठीक है, जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे, आपके इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल जो भी हैं, वो सारे के सारे उनकी पूरी लिस्ट आप बेसिकली स्टोर कर सकते हो एरेज के अंदर। और जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट वो भी आप एरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज आपने एक क्लास बना ली कि स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट क्लास पूरी की पूरी स्टूडेंट का डेटा है उसके अंदर, तो आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी एक एरे में डाल सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल इंटीजर्स को एक एरे में डाल सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं। अब ये कैसे स्टोर हो रही हैं और उनको यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल्स हैं, एरेज ऑफ कार्स। ठीक है, आपके पास कार्स हैं, काफ़ी सारी कार्स के नेम हैं, उनको आपको स्टोर करना है। ठीक है, उनको आपको पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको स्टोर करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सुजुकी, फरारी, ऑडी। ठीक है, तो ये सारी सारी कार्स को आपको स्टोर करना है, तो आप एरेज यूज़ करोगे। आपको एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स हैं, रोल नंबर 1 के इतने, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो उनको स्टोर करने के लिए भी आप एरेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने मार्क्स नाम का एक एरे बना लिया, उस एरे के अंदर आपने ये सारे सारे जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो सारे सारे स्टोर कर लिए। उसके बाद ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हो कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो आप सिर्फ, तो आप इनका जो ग्रेड होता है स्टूडेंट्स का A B C F, ठीक है, वो सारे स्टोर कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा आपका एक टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो आप वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये जावा के अंदर एक तरीके से आप अच्छाई समझ लो या फिर बुराई समझ लो कि आप एक टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन होती है, उसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकते हो। सपोज आप वहीं पर इंटीजर स्टोर कर रहे हो, वहीं पे आप कैरेक्टर स्टोर करने लगे उसी लिस्ट में। ठीक है, लेकिन जावा क्या होता है, वो टाइप सेफ लैंग्वेज है। ठीक है, टाइप सेफ लैंग्वेज है, तो ये टाइप को चेक करता है कि अच्छा ये एरे जो है ये सिर्फ इंटीजर स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इंटीजर्स के अलावा कुछ भी आएगा तो ये आपको एरर दे देगा। ये एरे सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करने वाला है, ये एरे सिर्फ स्टूडेंट्स स्टोर करने वाला है, तो इसके अंदर आप उसके अलावा कुछ और स्टोर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर्ड है, यहाँ इंटीजर स्टोर्ड है सारे के सारे, और यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर्ड है। तो इस तरीके से आपके एरेज काम करते हैं। ठीक है, एरेज डिक्लेयर कैसे करते हैं?
एरेज डिक्लेरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप। आप सबसे पहले तो आप डेटा टाइप लिखते हो, उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाले ब्रेसेस अभी तक आपने देखे नहीं थे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो बेसिकली ये भी एक वेरिएबल इनिशियलाइज करने जैसा ही है, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर करने जैसा ही है। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, एरे नेम, ठीक है, उस एरे का नाम। और उसके बाद आप ये कर सकते हो, 2 लाइन में अगर आपको करना है तो एरे नेम इक्वल्स टू, ये न्यू कीवर्ड आप देख रहे हो, ये न्यू कीवर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऊप्स के अंदर भी। तो ये न्यू कीवर्ड आप यूज़ करते हो, न्यू, फिर जो डेटा टाइप था वो, उसके बाद ये एन। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, डेटा टाइप के अंदर ये जो डेटा टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा टाइप के अंदर आपके कोई भी डेटा टाइप आ सकते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। उसके बाद आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, उसके बाद वेरिएबल का नाम। फिर वेरिएबल के नाम को आप असाइन कर सकते हो न्यू, फिर से डेटा टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एन। अब ये एन क्या है इसके अंदर, तो ये एन बताता है कि कितने आपको वैल्यू स्टोर करनी है आपको, ठीक है। आपको 4 वैल्यू स्टोर करनी है, आपको 10 वैल्यू स्टोर करनी है, आपको 10,000 वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे एन डिफाइन कर देते हो कि मुझे इस एरे के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप उसके अंदर सिर्फ 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप 11 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और बात, ये जो एन है, यहाँ पे आपने एन एक बार डिफाइन कर दिया, तो इस एरे के अंदर, आप इस प्रोग्राम के अंदर इस एरे का साइज आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। एन अगर आपने 10 डिफाइन कर दिया तो आप 11 नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हो गया आपकी 2 लाइन्स में। अगर सपोज इसको पूरे को एक लाइन में आपको बताना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो डेटा टाइप, उसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर उस वेरिएबल का नाम, जो एरे का नाम होने वाला है वो, इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप, उसके बाद एन। तो यहाँ पे एन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एन मतलब उस एरे का साइज़ कितना वाला, उस एरे की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी होने वाली है, उसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर होने वाली है, 5 वैल्यू स्टोर होने वाली है, बेसिकली वो, ठीक है। तो आपने यहाँ बता दिया एन, तो मतलब इसके अंदर एन वैल्यू स्टोर होंगी, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। ओके, तो इसको एक बार एक एग्जांपल के हेल्प से देख लेते हैं यार कि ये एक्चुअली कोड में हम कैसे एरेस को डिनोट करते हैं। तो मैं अपने इक्लिप्स में आया, यहाँ सोर्स के अंदर मैं एक नया पैकेज बना लेता हूँ, न्यू पैकेज, लेट्स कॉल इट एरेस। इस क्लास का नाम देते हैं एरे इंट्रो। तो यहाँ पे हमारी क्लास बन गई एरे इंट्रो, ठीक है। इसके अंदर हमें कोई एरे डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज इंट टाइप का एरे डिक्लेयर करना है, ठीक है। इंट डेटा टाइप मतलब ये एरे जो होगा ये सिर्फ इंट स्टोर करने वाला है, इसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, ना डबल स्टोर करेगा, ना कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो हम क्या करेंगे, इंट, उसके बाद ये ब्रैकेट्स, उसके बाद डेटा टाइप का नाम, सपोज हम मार्क्स स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड आएगा, उसके बाद इंट, और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है कि कितने मार्क्स स्टोर करने वाले हो आप, 5 मार्क्स स्टोर करने वाले हो, 10 मार्क्स स्टोर करने वाले हो, ठीक है। सपोज मैं 5 मार्क्स स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इस जो मार्क्स, ये जो एरे बना है मार्क्स नाम का, इसके अंदर सिर्फ आप 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है, 6 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो आपका ये हो गया। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका जो मैंने लिखा था 2 लाइनों वाला, कि इंट मार्क्स, और उसके बाद नीचे आपने डिफाइन कर दिया कि मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट, लेट्स से 10। तो इस तरीके से आप 2 लाइंस के अंदर ये जो मार्क्स वाला वेरिएबल है उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है, इन 2 लाइंस में। अच्छा, 2 तरीके होते हैं यार आपको एरेस को डिक्लेयर करने के। आप या तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, आप या तो ये इंट के बाद लिख सकते हो, ठीक है, डेटा टाइप के जस्ट बाद, या फिर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इसको यहाँ ना लिख के सपोज यहाँ भी लिख सकते हो। इंट के बाद नहीं लिखा मैंने, वेरिएबल के नाम के बाद लिख दिया, देख रहे हो। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स था ये मैंने इंट के बाद नहीं लिखा, इस बार मैंने वेरिएबल के नाम के बाद लिखा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो आप, दोनों के दोनों सेम तरीके होते हैं, ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट आने वाला है, दोनों अलग नहीं होते। तो आप या तो इंट के बाद आप लगा सकते हो, या फिर मार्क्स के बाद लगा सकते हो, ठीक है। दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है। बेसिकली फ़र्क तब आता है जब आपको एक लाइन के अंदर मल्टीपल एरेज आपको डिक्लेयर करना है। सपोज
आपको 2 एरेज डिक्लेयर करने एक लाइन में, तो आप कैसे करोगे? अगर आप ऐसे करोगे कि लेट्स से इनका नाम रखते हैं रोल नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे आपने रख दिया लेट्स से क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने रोल नंबर्स जो रखा वो तो आपका वेरिएबल हुआ जो कि एरे स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो रोल नंबर्स आपका एरे स्टोर कर रहा है, लेकिन जो क्लास होगा वो क्लास एक नॉर्मल इंट वेरिएबल होने वाला है, ठीक है। क्लास आपका एरे नहीं होगा। तो आपका एक तो एरे है लेकिन एक क्लासेस जो है वो एरे नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं से ये हटा देता हूँ वेरिएबल के नाम के आगे से और इंट के आगे लगा देता हूँ इसे, तो इस केस में रोल नंबर और क्लासेस दोनों के दोनों आपके एरेज हैं, ठीक है। तो छोटा सा फर्क होता है, दोनों के दोनों लाइंस में आपका कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मार्क्स के बाद लिखो चाहे मार्क्स से पहले लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क तब आता है जब आप 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स एक लाइन में डिफाइन कर रहे हो, तो ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप वेरिएबल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो गलती से, तो हमेशा अगर आपको 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो दोनों वेरिएबल के नाम के आगे जाके आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो ये हो गया आपका डिक्लेयर करने का कि आप कैसे एरे डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो आपने एरे डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बताया कि मैंने 10, मुझे भाई ये 10 सपोज यहाँ पे जैसे ये 5 है, आपने इसको बता दिया। डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ आपने इसको बता दिया कि मुझे 5 इंट का स्पेस चाहिए मेमोरी के अंदर, ठीक है। आपने से बोल दिया कि मेरे लिए रिजर्व कर लो 5 इंट्स का स्पेस, ठीक है। तो हर इंट का आपको पता है साइज कितना होता है, हर इंट का साइज जो होता है उसके हिसाब से उसने 5 अपने मेमोरी में लोकेशन स्टोर कर ली और उनके अंदर आप सिर्फ ये आपकी रिजर्व हो गई, ठीक है। और ये जो लोकेशन होती है आपकी कंटिग्यूअस होती है। कंटिग्यूअस मतलब एक लोकेशन के बाद तुरंत अगली लोकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल यहाँ स्टोर्ड है तो उसके बाद वाला मतलब उसके बाद वाला मार्क्स आपका यहाँ स्टोर्ड है, उसके बाद वाले मार्क्स यहाँ स्टोर्ड है, ऐसा नहीं होगा, कंटिग्यूअस होगा। अगर ये 2000 लोकेशन पे है तो अगला 2001, फिर 2002, 2003, ठीक है। इस टाइप से आपका स्टोर होने वाला है। तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। इसको देख लेते हैं जरा ठीक से कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये आपका एरे है, ये इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट 13, तो यहाँ पे क्या किया है, 13 जो है वो साइज है आपका एरे का, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर 13 नंबर स्टोर कर सकते हो आप। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे आई स्मॉल होगा। तो जैसे मैंने लिखा यार इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट 13, इसका मतलब क्या हुआ, इसने 13 जो है लोकेशंस मतलब एक कंटिन्यूस लोकेशन जो है मेमोरी के अंदर वो इसने एलोकेट कर दिया है और उसके अंदर 13 इंट्स आ सकते हैं, ठीक है। हर इंट का साइज आपको पता है 4 बाइट का होता है एक इंट। तो इसने क्या किया, 4 बाइट की लोकेशन आपके लिए स्टोर कर दी और इनिशियली बाय डिफॉल्ट इनके अंदर 0 डाल दिया इसने, ठीक है। जैसे आपके वेरिएबल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 होता है इंट वेरिएबल के अंदर, वैसे यहाँ पे भी इसने बाय डिफॉल्ट सभी लोकेशंस पे 0 डाल दिया, ठीक है। तो इस लाइन को लिखते ही जैसे ही आपने लिखा इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट 13, इससे क्या हुआ, एक जो पूरी की पूरी मेमोरी के अंदर लोकेशन है जहाँ पे आपकी ये इंट स्टोर होने वाले हैं 13 के 13 इंट्स, वो आपके लिए अलोकेट हो गई, ठीक है। और जो उनकी जो फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट लोकेशन है, देख लो ये सबसे पहली वाली जो लोकेशन है जहाँ पे जो पहला इंटीजर स्टोर होगा उसका जो एड्रेस है वो आपको इस मार्क्स नाम के वेरिएबल के पास मिल गया है, ठीक है। इस मार्क्स नाम के वेरिएबल को बाकी सभी एड्रेस जानने की जरूरत नहीं है। अगर उसको बाकी सभी एड्रेस जानने हैं तो वो बस अपने एड्रेस में ऐड कर देगा, ठीक है। सपोज इसको अपना एड्रेस पता है, ठीक है, सपोज इसको अपना एड्रेस पता है। इसको एक एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं। सपोज हमारे ये एरिया है, ठीक है, और जो एरेज होते हैं उसके अंदर आपकी इंडेक्सिंग ऐसे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। और सपोज अगर आपके एरे की लेंथ n है तो इंडेक्सिंग आपकी 0 से लेकर n-1 तक जाती है, ठीक है। तो इस एरे की लेंथ थी 1 2 3 4 5, ठीक है। इस एरे में 5 इंटीजर आ सकते थे या 5 कोई भी वेरिएबल आ सकते थे, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 से लेकर ये n-1 मतलब 4 तक जाएगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करता कि आपने एक मार्क्स नाम का एरे बना लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस मार्क्स के अंदर क्या स्टोर करेगा, सिर्फ पहले वाली लोकेशन की एड्रेस, सिर्फ इस वाली लोकेशन का एड्रेस, ठीक है। सपोज ये जो था ये 2000 पे था स्टोर, ठीक है, ये 2000 पे स्टोर था और हम इसके अंदर इंट स्टोर करा रहे हैं, ठीक है।
हम इसके अंदर इंट स्टोर करा रहे हैं। अब हमें पता है जो इंट होते हैं उनका साइज क्या होता है, उनका साइज होता है 4 बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट्स के होते हैं सारे इंट। तो इसने क्या किया, 4 बाइट के ऐसे इंट्स इसने स्टोर करा लिए, ठीक है। अब मार्क्स के पास तो सिर्फ पहले वाले लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए ये वाली लोकेशन, ठीक है, इस वाली लोकेशन का एड्रेस, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाली लोकेशन का एड्रेस जानने की जरूरत नहीं है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आपको पहली वाली लोकेशन का एड्रेस पता है, तो आप पहली वाली लोकेशन का एड्रेस लोगे, ठीक है। ये था 2000, आपने 2000 लिया, उसके अंदर आपने ऐड कर दिया 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 बाइट्स होती है मतलब आपकी 32 बिट्स हो गई आपकी, और उसके अंदर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी ये लोकेशन आपकी जो भी होगी वो मिल जाएगी, ठीक है, 2000 प्लस ये। तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल का यूज करके आप किसी भी लोकेशन का एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, किसी भी लोकेशन का एक्सेस कर सकते हो, जबकि आपके पास एड्रेस जो है वो सिर्फ इस लोकेशन का है। और वो किस लिए पॉसिबल हो पाया है, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आपकी कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर है, ठीक है, मतलब एक के बाद एक स्टोर है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मेमोरी है तो एक वैल्यू यहाँ स्टोर है, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, ऐसा स्टोर नहीं है, ऐसा नहीं है, कॉन्टिग्यूअस फैशन में है। मतलब अगर एक यहाँ स्टोर है तो अगली उसके तुरंत बाद, फिर तुरंत बाद, फिर तुरंत बाद, फिर तुरंत बाद, ठीक है। ये हम पहले से ही जब डिक्लेयर करते हैं तो हम उसी टाइम बोल देते हैं इसे कि भाई ये हमारे लिए रिजर्व कर लो इतना स्पेस, तो ठीक है। अगर हम इसे बोलेंगे 10,000 कि इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट 10,000, तो ये हमारे लिए 10,000 इंट्स का स्पेस रिजर्व करके रख लेगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका एरेस का, आप एक वेरिएबल का यूज करके आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, और देख लो यहाँ पे 12 तक जा रहा है। 0th इंडेक्स वाली जो लोकेशन होगी वो इसको पॉइंट कर रही होगी। बेसिकली ये 0th वाली का मतलब ये है, फर्स्ट वाली का मतलब ये है, सेकंड वाली का मतलब ये, थर्ड वाली का मतलब ये, और फोर्थ वाली का मतलब ये, ठीक है। अब इनके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी इनिशियली, बाय डिफॉल्ट आपका 0 स्टोर होगा इनके अंदर, ठीक है। अभी आपने बताया नहीं कि जो मार्क्स हैं उनके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, ठीक है। आपने अभी बताया नहीं वेरिएबल के अंदर कि आप इसको इनिशियलाइज कैसे कर रहे हो। आप नॉर्मल वेरिएबल लेते हो, उसको आप डिक्लेयर कर देते हो, तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाती है इंट के अंदर। वैसे ही यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है, आपने अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेस करना है ये 0th पोजीशन को, तो आप क्या करोगे, ये मार्क्स 0 यूज़ करोगे, ठीक है, मार्क्स उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0। तो ये क्या करेगा, जो 0th पोजीशन पर जो भी वैल्यू होगी, इस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी 0th पोजीशन पर, वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से मार्क्स 5 क्या करेगा, वो इस लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो ला के दे देगा। मार्क्स 12 जो होगा वो इस लोकेशन वाली वैल्यू को ला के दे देगा। अब अगर मार्क्स 13 आप लिखोगे, मार्क्स 13 की वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो मार्क्स 13 तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे उस केस में आपको एक एरर मिल जाएगा, एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे थ्रो होते हैं, क्यों थ्रो होते हैं, उसके बारे में बाद में देखेंगे। बट एक्सेप्शन तभी थ्रो होती है, आपका एक तरीके से एरर होता है। ये एक्सेप्शन मतलब एक एरर हो गया। उस एरर का मतलब यह है कि आपने कुछ गलत किया है। आपने एरर तो डिफाइन किया है कि 13 लेंथ का होना चाहिए, लेकिन आपने मार्क्स 13 मांग के आप उसके अंदर 14th लोकेशन मांग रहे हो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने एरे डिफाइन कर दिया 5 लेंथ का, लेकिन आप उससे बोल रहे हो कि मुझे मार्क्स 5 ला के दो, ठीक है। मार्क्स 5 कहां से मिलेगा उसे, मार्क्स 4 तक तो डिफाइंड है, मार्क्स 5 के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मार्क्स 5 या मार्क्स 6, मार्क्स 7 आप कुछ भी डालोगे, बेसिकली n-1 से ज़्यादा आप कुछ भी डालोगे, उस केस में आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलता है कि आपका जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, ठीक है। बाउंड था इसका 0 से लेकर 4 तक, इस बाउंड से आउट हो गया आपका इंडेक्स। तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एक होता है, वो आपको मिलता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो मार्क्स है, आप उस मार्क्स के अंदर हमेशा जो इंटीजर आप डाल रहे हो, जिससे आप एक्सेस कर रहे हो, वो हमेशा लेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है। लेंथ -1 या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होगा तरीका जिससे आप एरे के अंदर वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एरे डिफाइन कर दिया ये, लेकिन मुझे अब प्रिंट करानी है कि इनके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। तो सिस आउट मार्क्स 0। तो इससे क्या होगा, मार्क्स में, मार्क्स नाम का जो एरे है उसके अंदर जो 0th पोजीशन है, उस वाली पोजीशन पर जो भी वेरिएबल स्टोर होगा, जो भी वैल्यू स्टोर होगी, वो मुझे मिल जाएगी। इसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या होने वाला है। तो प्रिंट कराया मैं, तो आप यहाँ देख रहे हो 0, इसका मतलब इसके अंदर 0 स्टोर है। मैंने बता दिया आपको बाय डिफॉल्ट सबके अंदर 0 स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल सभी के अंदर आपको 0 मिलेगा। आप मार्क्स 0 छोड़ा, आप मार्क्स 1 हो,
मार्क्स 2 लो, ठीक है, मार्क्स 1 के अंदर भी 0 है, मार्क्स 4 के अंदर भी 0 है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था मार्क्स 5 अगर आप एक्सेस करोगे तो मार्क्स 5 तो डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स 4 तक डिफाइन है। तो मार्क्स 5 के लिए आपका एक एरर थ्रो हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख लो एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, ये देख लो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। तो आपने इंडेक्स जो यहाँ पे 5 मांगा है वो इस 5 लेंथ से ज़्यादा बाउंड से बाहर चला गया, ठीक है। तो इसने पूरा जो एरर है वो आपको बता दिया और साथ में ये भी बता दिया किस लाइन में एरर है, ठीक है, लाइन नंबर 15 के अंदर। तो इस तरीके से आपके ये जो एक्सेप्शंस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आपको ये बताने में हेल्प करते हैं ये कि रन टाइम पे, मतलब जब आपने रन कर दिया आपने ऐप, कंपाइल टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल जब मतलब अभी आपको इक्लिप्स तो कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है, इक्लिप्स तो कह रहा सब कुछ ठीक है, इक्लिप्स को नहीं पता कि आप क्या वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐप को रन किया, जैसे ही आपने इस कोड को रन किया, कोड रन करते ही आपको एक एरर मिला, तो इस एरर को बोलते हैं हम रन टाइम एरर, ठीक है। जो नॉर्मली हमें दिखता है, जो हमें इक्लिप्स देता है वो होता है कंपाइल टाइम एरर, जो कि आपको रन करने ही नहीं देता, उससे पहले ही बोलता है कि भाई यहाँ पे तो एरर है। आपको आईडीई ही बता देती है, जो आपकी इक्लिप्स आईडी है वो बता देगी कि इस लाइन में आपका कुछ एरर है, इस लाइन में आपने कुछ गलत किया है। जैसे मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ तो ये कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एरर आएगा कि यहाँ पे इसको एक सेमीकोलन चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है 5, मुझे मार्क्स के अंदर 5 चाहिए, तो ये सिंटैक्स तो इसका सही है, ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, तो इक्लिप्स को लग रहा है सब कुछ सही है। लेकिन जैसे मैंने इसको रन किया, रन करने के टाइम पे आपको एक एरर मिल गया, ठीक है, रन करने के टाइम पे आपको ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मिल गया, तो इसे कहते हैं हम रन टाइम एरर, ठीक है। तो ये रन टाइम एरर के अंदर आपको ये एक्सेप्शन थ्रो हो गया है, और ये एक्सेप्शन से फ़ायदा ये होता है आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या एरर आया है और किस लाइन में एरर आया है, ठीक है। तो इस लाइन में आपने कुछ गलत किया है, और क्या गलत किया है, आपने इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड किया है, ठीक है। तो आपकी जो इंडेक्स होगी, क्योंकि आपने लेंथ डिफाइन करके 5, तो आपकी जो बाउंड होगी वो होगी 0 से लेकर n-1, मतलब 5-1 मतलब 4। तो आप 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज़ यहाँ पर डाल सकते हो, सिर्फ आप ये 5 नहीं डाल सकते। अब ये 4 डालेंगे तो चल जाएगा, इसे चला के देखते हैं, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक्सेस करने का तरीका। अब आता है इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरे को, ठीक है। एरे आपका उसे इनिशियलाइज कैसे करना है। अब ये एरे जो था इसके अंदर इनिशियली आपकी वैल्यू 0 थी, लेकिन आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 0 ना आए, इसके अंदर कुछ वैल्यूज डल के आए, ठीक है, मेरी कुछ वैल्यूज हो वो इसके अंदर डल के आए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एज नाम का वेरिएबल बनाया है हमने, उसके अंदर हमने यहाँ पे 12, 4, 5, 2, 5 ऐसे काफ़ी सारी वैल्यूज डाल दी हैं इसके अंदर पहले से ही। अच्छा, इसके अंदर आप देख रहे होगे इस एज नाम के वेरिएबल को बनाते टाइम हमने वो नहीं बताया कि इसके अंदर क्या साइज होना चाहिए इसका, ठीक है। न्यू इंट इसको बताया नहीं, न्यू इंट जो है वो 5 होना चाहिए, उसने अपने आप ही देख लिया। अच्छा, इनिशियलाइज करते टाइम आप इसके अंदर 5 वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, तो जो ये एरे बनेगा एज नाम का, इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है। तो इस एरे की आपकी लेंथ अपने आप ही वो 5 बाय डिफॉल्ट मान लेगा। तो इस इनिशियलाइज करने वाले तरीकों को देखते हैं कोड में कैसे काम करता है ये। तो इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। सपोज आपने एक वेरिएबल एरे बनाया इंट एज इक्वल्स टू, उसके बाद आप चाहो तो यहीं के यहीं इसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो 2, 5, 1, 34, 12, ठीक है। तो इसके अंदर आपने 5 वैल्यूज डाल दी। तो आपको अगर इनिशियलाइज करना है किसी एरे को तो आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस के अंदर उस टाइप की वैल्यूज लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप आपका इंट था तो आपने इंट टाइप की वैल्यूज रख दी। अच्छा, ये अभी तक आपके सारे इंट टाइप के वेरिएबल्स थे। सपोज आपको परसेंटेज स्टोर करानी है, आपको मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो मार्क्स जो है वो आपके परसेंटेज में हो सकते हैं, तो जो मार्क्स होंगे हम उनको डबल या फ्लोट में सेव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम डबल या फ्लोट टाइप का एरे बनाएंगे। तो सपोज मैं डबल टाइप का एरे बनाता हूँ, डबल, इसके अंदर रखते हैं मार्क्स, ठीक है। तो ये इंट मार्क्स थे, सपोज मैं परसेंटेज वाले मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप इसके अंदर सिर्फ डबल वैल्यूज डालोगे, ठीक है। तो 1.0, 3.14, ठीक है, 2.9, तो इस टाइप की वैल्यूज इसके अंदर डालोगे। इसके अंदर आप इंट, कैर, फ्लोट ये सब नहीं डालोगे, ठीक है। तो ये आपके डबल टाइप का वेरिएबल एरे हो गया जिसके अंदर आप डबल वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज आप चाहते हो उतनी वैल्यूज इसके अंदर डाल दोगे। तो ये जो आपका जो एरे बनेगा, मार्क्स नाम का जो अब ये एरे बना है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर नहीं होगा। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हर लोकेशन पे जो आपने वैल्यू बताई है कि 0th लोकेशन पे 1.0, फर्स्ट लोकेशन पे 3.14 और सेकंड लोकेशन पे 2.9, ये वैल्यू स्टोर्ड होंगी। अगर हम चाहते हैं इनको प्रिंट कराना तो हम क्या करेंगे,
इनको एक्सेस कर लेंगे। तो एक्सेस करने का आपको तरीका पता ही है, मार्क्स 0 एक्सेस करना है अगर मुझे, तो मार्क्स 0 आपका एक्सेस हो जाएगा। आपको याद रखना है 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 0th लोकेशन मतलब ये पहली वाली वैल्यू। तो अगर अब इसे रन करेंगे तो हमें 0th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हो 1.0 ये आपको मिल गई। ऐसे ही आप फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू चाहते हो तो उसके लिए आप रन करोगे मार्क्स 1, तो यहाँ पर 3.14 आपको मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्क्स 2 के लिए आपको 2.9 मिल जाएगा। तो ये आपका तरीका होगा इनिशियलाइज करने का। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि इनिशियलाइज डायरेक्टली ना करें, मतलब इनिशियलाइज अगर डायरेक्टली कर भी लिया तो हम चाहते हैं कि अपडेट करना किसी वैल्यू को। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो मार्क्स 0th पोजीशन वाले बच्चे के मार्क्स जो थे वो हमने कम नोट कर दिए, 1.0 कम मार्क्स हैं, उसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 0th पोजीशन है हम चाहे तो इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, हम चाहे तो किसी भी पोजीशन को डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, हम चाहे तो इस पोजीशन को अपडेट कर दें, इस पोजीशन को अपडेट कर दें। हम चाहते हैं कि जो हमने वैल्यू डिफाइन करी है या बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इसके अंदर आई है वो ना यूज़ करके हम इसके अंदर अपनी वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हो मार्क्स 1 हम एक्सेस कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इनको सेट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि बोल दूंगा मार्क्स 1 जो है वो 3.14 नहीं है, वो एक्चुअली 4.56 है। तो ये जो 3.14 पहली वैल्यू थी अब 3.14 नहीं रहेगी, अब ये 4.56 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट करा के देखें तो यहाँ देख रहे हो 4.56 हो रही है। ये वैल्यू अब 3.14 नहीं है, अब ये वैल्यू 4.56 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को सेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एरे में से कोई वैल्यू फैच करनी है, मतलब गेट करनी है, तो उसका भी तरीका यही है कि वेरिएबल के नाम के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स डिफाइन कर दो कि आपको कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। अगर आपको वैल्यू सेट भी करनी है तो उसके लिए भी आप सेम चीज़ करोगे, वेरिएबल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर इंडेक्स इक्वल टू ये वैल्यू चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी कि आपको अगर एरे के अंदर से किसी भी वैल्यू को, किसी भी लोकेशन की वैल्यू को गेट करना या सेट करना है तो उसको आप कैसे गेट या सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लूप्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने लूप्स पढ़े थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप्स, उनका यूज़ भी आप एरेज के अंदर कर सकते हो। तो आपको अगर पता है कि एरे की लेंथ कितनी है, आपको पता ही होता है कि एरे की लेंथ कितनी है, ठीक है, तो आप चाहो तो फॉर लूप लगा सकते हो उसके अंदर और सारी सारी वैल्यू को एक साथ फैच कर सकते हो। ठीक है, आप बार बार मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2 ना करके आप चाहो तो फॉर लूप के अंदर लगातार वैल्यू फैच कर सकते हो। वो देखते हैं कैसे होता है। सपोज मुझे इस एज वाले वेरिएबल के अंदर से एज वाला जो एरे है, ये वाला जो एरे मैंने यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर से मुझे लाइन बाय लाइन सभी एजेस निकालनी है, सारी सारी जो एजेस हैं वो निकालनी है। तो एक तो तरीका ये होता है आपका सिस आउट एज 0। ठीक है, उसके बाद को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो देख रहे हो, तो एज 0 ले लिया, फिर एज 1 ले लिया, फिर एज 2 ले लिया, फिर एज 3 ले लिया, 0 1 2 3, इसके अंदर 4 मतलब 5 एजेस हैं, तो ये और आगे तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप चाहो तो वैल्यू ले सकते हो और इनको अगर रन करेंगे तो आपकी सही है, सारी सारी जो वैल्यूज़ थी एरे के अंदर वो सारी सारी प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ देख रहे हो आपको ये एक ही लाइन है एज वाली, उसको आपको रिपीट करना हो रहा है। अगर आपको जब भी रिपीट करना होता है तो आप हमेशा लूप्स का यूज़ करते हो। ठीक है, जब भी कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट हो रही होती है तो वहाँ पे हम लूप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी हम लूप्स ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को उड़ाते हैं, इन सब की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ एक स्टेटमेंट की जरूरत है और उसके अराउंड हमें लूप लगाना है। तो फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, तो ये जो एज नाम का जो आपका एरे है उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसकी लेंथ के लिए मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। अब इसको पूरा समझेंगे कि ये लेंथ कैसे आ रही है, लेकिन एज डॉट लेंथ आपका एक फील्ड होता है आई प्लस प्लस। ठीक है, ये डॉट लेंथ कैसा है इसको देख कर डरना मत, बस ये बता दिया कि एज की जो लेंथ है वो ऐसे निकाली जा सकती है। मतलब किसी भी एरे की लेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ पे डॉट लेंथ, आप यहाँ पे डॉट लगा के लेंथ लिखोगे तो ये एक एरे के अंदर फील्ड होता है लेंथ, जिससे इस एरे के अंदर कितनी, इस एरे की क्या लंबाई है, इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मिलेगी, तो एज डॉट लेंथ में से आपको 5 मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये लूप आपका 0 से लेकर 5 तक चलेगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 और जैसे ही 5 होगा आप लूप से बाहर आ जाओगे। और हर बार आप क्या प्रिंट कर रहे हो, एज 0 नहीं, एज 0 प्रिंट करोगे तो आपका 5 बार एज 0 ही प्रिंट हो जाएगा। हम चाहते हैं हर बार एज आई प्रिंट हो। ठीक है, तो एज आई मतलब पहली इटरेशन में होगा एज 0,
अगली इटरेशन में होगा एज 1, फिर एज 2, फिर एज 3, फिर एज 4, फिर एज 5। नहीं, एज 5 नहीं होगा, 5 होते ही आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो आपकी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी नहीं आएगी। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन इस बार हमने जो लूप्स का यूज़ किया और इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लूप्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं यार। एक प्रोग्राम है, सपोज आप एक टीचर हो, तो आप क्या करोगे, आप पहले बताओगे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, हर स्टूडेंट का रोल नंबर वाइज आप नंबर प्रिंट करोगे, ठीक है। आप नंबर मतलब इनपुट करोगे, किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स है, किसी के 10 मार्क्स हैं, किसी के मतलब 15 मार्क्स है, 20 मार्क्स हैं। ऐसे करते करते आप उससे मार्क्स इनपुट कराओगे और फाइनली आपको क्या करना है, उस मार्क्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज की एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप उससे यूज़र से मांग रहे हो कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आप यूज़र से मांग रहे हो कि उसके हर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। उसके बाद आप फाइनली एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये जल्दी से हम करके देखते हैं। तो एरेज वाले पैकेज के अंदर ही आया मैं, और इसके अंदर एक न्यू क्लास बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इसके अंदर हमें यूज़र से इनपुट लेनी है, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास को हम स्कैनर को डिफाइन कर लेते हैं। तो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ क्लिक किया, इंपोर्ट फ्रॉम जावा डॉट यूटीएल, तो आपका स्कैनर इंपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले आप यूज़र से बोल रहे हो कि आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप प्रिंट कर रहे हो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, एक इंट n, मतलब एक n नाम का वेरिएबल हुआ, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर होने वाले हैं। तो इंट n इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक n नाम के वेरिएबल के अंदर कितने स्टूडेंट स्टोर होने वाले हैं। सपोज मैंने बोला 5 स्टूडेंट हैं, तो वो 5 स्टूडेंट आपके n नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब वो मार्क्स इनपुट कराने वाले हैं, लेकिन मार्क्स इनपुट कराने से पहले हम क्या चाहते हैं कि वो जो मार्क्स हैं वो एरेज में स्टोर करें हम, ठीक है। हम उन मार्क्स को एरेज में स्टोर करना चाहते हैं। तो वो एरे पहले बना लेते हैं। तो वो एरे जो होगा वो होगा मार्क्स, इंट टाइप का एरे है, ठीक है। इंट मार्क्स स्टोर करने वाले हैं, डबल नहीं, मार्क्स इंट ले लेते हैं, ठीक है। इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट n, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, n साइज का आपका एरे बना दिया, ठीक है। तो इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, अब n, जो n आपको यूज़र ने दिया था। अगर यूज़र ने आपको 5 दिया था, तो यहाँ पे 5 वाला आपका एरे बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर 5 वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये आपका एरे यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया। अब इसके एरे के अंदर अभी इनिशियली आपकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो जीरो होंगी, ठीक है। हम चाहते हैं जो वैल्यूज़ हैं ये भी हम यूज़र से मांग रहे हैं, ये भी हम टीचर से मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम लूप रन करते हैं एक, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, आप चाहो तो यहाँ पे मार्क्स डॉट लेंथ लिख सकते हो, लेकिन हमें पता ही है कि जो मार्क्स डॉट लेंथ है वो n के इक्वल होने वाला है, ठीक है। हमें पता ही है कि इस एरे की जो लेंथ है वो n के इक्वल है, n हमने पहले से मांग लिया है। तो आई लेस देन n लिख देते हैं, आई प्लस प्लस, और हर बार क्या करेंगे, सेट करेंगे मार्क्स की वैल्यू, ठीक है। सेट करने का आपको तरीका पता ही है, सेट करेंगे हर वैल्यूज़ को। तो सेट करने का तरीका क्या होता है, पहले आपने ये लिखा मार्क्स, उसके बाद आई इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हर बार क्या होगा, आपका ये लूप रन होगा, और इस लूप के अंदर क्या होगा, हर बार मार्क्स आई इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब आप बार बार रुक रहे हो इनपुट लेने के लिए, और जैसे आपको इनपुट मिलती है वो इनपुट आप क्या करते हो, एससी डॉट नेक्स्ट इंट से उठाते हो, और वो इनपुट आप मार्क्स के अंदर सेट कर देते हो, ठीक है, मार्क्स नाम के एरे के अंदर। और हर बार क्या कर रहे हो, ith पोजीशन में कर रहे हो, मतलब पहली बार में 0th पोजीशन पे करोगे, अगली बार में 1st पोजीशन पे, फिर ऐसे करते करते 4th पोजीशन तक आप मार्क्स वाला जो एरे है वो पूरा का पूरा आप फिल कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा मार्क्स वाला एरे होगा वो फिल हो जाएगा। तो आपने सारी जो इनपुट थी यूजर से ले ली। अब हमारे पास काम क्या बचा, अब हमें सिर्फ एवरेज निकालना है और वो एवरेज प्रिंट कर देना है। तो एवरेज निकालने क्या करेंगे, हम दोबारा एक फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज नाम का वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर देते हैं। सपोज आपका जो एवरेज है वो भी इंट ले लेते हैं, उसके अंदर 0 डाल देते हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर भी फिलहाल 0 डाल दिया, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, आप सबके सब सम निकालते हो, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउंट, मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसे डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, हमारे पास कितने आइटम्स है, n,
मतलब n आपके पास मार्क्स हैं, तो पहले आप सम निकालोगे, उसके बाद उसे n से डिवाइड कर दोगे। तो ये वाला लूप चलाते हैं, तो ये वाला लूप चलेगा आपका फॉर, दोबारा से फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और एवरेज मार्क्स के अंदर फिलहाल अभी हम सारे सारे सम को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सम नाम का एक अलग वेरिएबल नहीं बनाया मैंने, एवरेज मार्क्स के अंदर ही फिलहाल सारे सारे सम स्टोर कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसी एवरेज मार्क्स को डिवाइड बाय n कर लेंगे, तो इसके अंदर फाइनली एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसके अंदर सम स्टोर कर लेते हैं सभी मार्क्स का। तो एवरेज मार्क्स प्लस इक्वल्स टू मार्क्स आई, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एवरेज मार्क्स के अंदर आपके जितने भी सम आपके जो मार्क्स हैं वो सारे सारे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली बार में 0 आएगा, उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा 1, मार्क्स 1, फिर मार्क्स 2, फिर मार्क्स 3, ऐसे करते करते आपका लूप चलेगा, और फाइनली सारे सारे जो मार्क्स होंगे आपके एरे के अंदर वो आपके उनका जो सम है वो इस एवरेज मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है एक्चुअल। तो एवरेज मार्क्स डिवाइड इक्वल्स टू n, ठीक है। इसको आप जैसे ही n से डिवाइड करोगे आपका पूरा का पूरा एवरेज आ जाएगा यहाँ पे, और उसको आप यहाँ पे प्रिंट करा लोगे, सिस आउट द एवरेज मार्क्स आर एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम था पूरा का पूरा। आपने क्या किया, पहले तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगे उससे कितने हैं, उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो लिख दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि एंटर द मार्क्स नाउ, ठीक है। तो वो यहाँ पे अब मार्क्स एंटर करने लग जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो नीचे क्या लिखा रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले आया एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5, फिर एंटर। अब बोल रहा है एंटर द मार्क्स नाउ, तो एक एक करके मार्क्स इनपुट करते हैं। पहले 34, 12, 56, 98, उसके बाद 67, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स थे, मैंने इनपुट कर लिए। इसके बाद जैसे मैं एंटर हिट करूँगा आप लूप से बाहर आ जाओगे, इस वाले लूप से बाहर आ जाओगे, और आपने एवरेज कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, और एवरेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप फिर से लूप के अंदर गए, आपने सारी सारी जो मार्क्स आपने पहले स्टोर करा रखे थे उनका आपने सम निकाला, और उस सम को फाइनली आपने n से डिवाइड कर दिया, जो n की वैल्यू थी 5 इस केस में, उससे डिवाइड कर दिया, तो आपका एवरेज मार्क्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया एक पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल कि आप कैसे एरेज के अंदर आप वैल्यूज़ लेते हो, एरेज की वैल्यूज़ को आप कैसे एक्सेस करते हो, उनको सेट कैसे करते हो, ठीक है। और इनपुट की हेल्प से आप कैसे एरेज की वैल्यूज़ को आप अपडेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो इनपुट की हेल्प से आप एरेज की वैल्यू को अपडेट कर रहे हो। तो इस वाले एग्जांपल में आपको एरेज के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एरेज के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1D ये आपका 1 डायमेंशनल एरे था, ठीक है। आपकी बेसिकली एक सिंपल एक लाइन थी, ठीक है। n एलिमेंट स्टोर थे। उसके बाद आपके 2 डायमेंशनल एरे आते हैं, उसके बाद आपके 3 डायमेंशनल एरे, फिर n डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो आपके मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एरेज होते हैं इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात की एरेज की इंट्रोडक्शन के बारे में कि आप एरेज क्यों होते हैं, एरेज का यूज़ क्यों करते हैं हम, और उनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। उनके अंदर वैल्यूज़ कैसे गेट करते हैं और कैसे सेट करते हैं, और बाद में अब हम इनको क्वेश्चंस के बारे में ध्यान देंगे, और इनके अंदर जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यार चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।